बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 जनवरी 2023 और हफ्ते का दिन है। मैं आज एक नई वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। इस वीडियो को तैयार करने में मुझे तकरीबन कुछ 4-5 बरस का टाइम लगा है। आज से कुछ 4 बरस पहले मैंने 3 वीडियो बनाई जिनका उन्वान था कि जमहूरियत झूठ ही झूठ। तो इस वीडियो मैंने ये बताना है कि आखिर ये जो सारी दुनिया में फेलशुदा जमहूरियत है, इसका मुतबादल निज़ाम क्या है। ये वीडियो मैं आपके आज सामने पेश करूँगा। बुनियादी तौर पर जो मेरी पहली 3 वीडियोज़ में बात हो चुकी है वो ये है कि सारी दुनिया में पॉलिटिशियनों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट लेने का जो तरीका इस्तेमाल किया है वो इंतहाई कामयाबी से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मग़रिब के लोग जो हाईली एजुकेटेड हैं उनको बेवकूफ़ बनाना भी इतना ही आसान है जितना पाकिस्तान में हमारे लोग हैं। कभी इनको 9/11 की शक्ल में ख़तरा क्रिएट किया जाता है, 9/11 जो उन्होंने ख़ुद किया। कभी उनको दहशतगर्दों का, कभी उनको इस्लामी निज़ाम का बहाना बनाकर इन मुल्कों को तबाह किया जाता रहा। लेकिन आजकल जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारा मसला ये है कि हम सारी दुनिया से एक मुकाबले की कैफियत में चल रहे हैं। तो दुनिया आजकल ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमें सारी दुनिया से इस मसले में मुकाबला रहता है। पहले मुल्क दूर होते थे, हमला होता था, हमलावर आता था। आजकल हालत ये है कि हमलावर हर वक्त आपके सर पे बैठा हुआ है। उनके सैटेलाइट्स, उनके मिसाइल, उनकी जो बाकी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि मग़रिब में 45 बरस हो गए मुझे रहते हुए। मैंने उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखा, उनकी करप्शन को देखा। हमारे मुल्क तो करप्टों की जन्नत है, लेकिन यूरोप वाले भी इस काम में पीछे नहीं हैं। उन्होंने इतने बड़े लेवल पर करप्शंस की हैं। जो फाइनेंशियल करप्शन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन मसलन अमेरिका के जो एक दानिश्वर जिसको बर्टन रसल के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, नोम चोम्स्की, उसने एक बात कही है। उसने कहा सारी दुनिया पे इल्ज़ाम है कि टेररिस्ट, मुख्तलिफ़ मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन ऑफिशियली जो टेररिस्ट है वो सिर्फ है वो है अमेरिका। ये अपनी बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, नोम चोम्स्की साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसने इराक़ पर इल्ज़ाम लगाया कि उसके पास केमिकल वेपन्स हैं, उसके पास एटॉमिक एसेट्स हैं, और इसके बाद सारी दुनिया इसे रोकती रही और पूरे यूएनओ को धकेल कर दीवार पर लगाकर ये उन पर हमलावर हुआ। ये बात बयान करने का मेरा मकसद, नोम चोम्स्की साहब कहते हैं कि बाकियों पे इल्ज़ाम है इसने टेररिज्म खुद किया है और ऑफिशियली यही है जिसने ऐसा जुर्म किया है। तो ना इराक़ में इसको एटॉमिक वेपन्स मिले, ना केमिकल वेपन्स मिले। मेरी अपनी राय है कि अगर इसी केस को लिया जाए तो अमेरिका के उस वक्त के लीडरों और टोनी ब्लेयर वगैरह को बासानी फांसी की सज़ा दी जा सकती है। उनकी सारी जो सेटअप है उसको, ये इतने बड़े जुर्म इतनी आसानी से करते रहे, बाद में कहते हैं गलती हो गई। बहरहाल इस चीज़ को छोड़ें। अगर इसके बावजूद मग़रिब के मुल्क ये सारी फ्रॉड करने के बावजूद अगर अपना निज़ाम चला लेते तो मैं उनको इतना इल्ज़ाम ना देता, लेकिन उनका निज़ाम बुरी तरह फ़ेल हो चुका है। उसकी वजह यह है कि उनका निज़ाम जो है पैसा कमाने की गारंटी नहीं देता। देखिए, हर निज़ाम चल जाया करता है, लेकिन हर निज़ाम पैसा जनरेट करने की गारंटी नहीं देता। आजकल मग़रिब की हालत यह है कि
वहाँ के तमाम ममालिक कर्ज़ों में बुरी तरह दबे हुए हैं। अमेरिका ख़ुद मान रहा है कि उस पर $31 ट्रिलियन के लोन हैं। मेरे ख़्याल में इसको आपको 3 से ज़रब दे लें, ये $100 ट्रिलियन के लगभग हैं। इंग्लैंड के लोन 8 ट्रिलियन पाउंड बताए जाते हैं। मैं 2010 के करीब जब इंग्लैंड में था तो मेरा एक स्टूडेंट आया, उसकी आंखें फटी हुई थी। कहता है कि आपको पता है कि इंग्लैंड पे 10 ट्रिलियन पाउंड लोन है। वो टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था। तो 2010 के करीब 10 ट्रिलियन पाउंड का मतलब था कि $15 ट्रिलियन, जो कि आजकल 22-23 ट्रिलियन हो चुके हैं। और ये क्या कह रहे हैं, $8 ट्रिलियन। जर्मनी पर भी इतने ही लोन हैं, इटली पर भी हैं। आधा यूरोप हाथ खड़े कर चुका है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान, ये बड़े अरसे से बैंकरप्सी में फंसे हुए हैं। पीछे यूरोप वालों ने इनको $2 ट्रिलियन दिए, उसके बाद ये वक्ती तौर पर खड़े होने के काबिल हुए। हालांकि सिर्फ इटली इनसे $2 ट्रिलियन डिमांड कर रहा था। तो अब मुख्तसर तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूरोपियन जो अपनी डेमोक्रेसी को इतना अरसा कामयाबी से चलाया दिखाते रहे, एक तो उनके पीछे 500 सालों की लूट मार थी जो उन्होंने अमेरिका में रेड इंडियंस, इनका और माया साउथ अमेरिका में उनसे लूट मार की। उसके बाद उन्होंने इंडिया को लूटा, उसके बाद चाइना को लूटा। इंडियन लोग क्लेम करते हैं कि $45 ट्रिलियन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुआ, जितना अरसा वो रहे। ये इतनी बड़ी रकम थी कि अगर इसी रकम को वो तरीके से इन्वेस्ट करते तो अगले शायद 500 साल उनको कोई चीज़ ज़रूरत ना होती। लेकिन वेस्ट वालों की बेवकूफ़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, इसने उनका रहा सा पैसा उड़ा दिया। अगर आपको इसमें कोई शक है तो पॉल कैनेडी की बुक है 500 ईयर्स ऑफ यूरोप, वो आप पढ़ लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि ये मंगोलों से ज़्यादा वैशी और वो बेवकूफ़ कौमें हैं। ठीक है, उनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जो इनमें 300 साल पहले शुरू हुआ। उसकी बुनियाद पे उन्होंने मशरक़ को फ़तह किया और यहाँ से फ़ौजें और पैसे ले जाकर बाकी दुनिया को फ़तह किया। वैसी नाकामी के बाद अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो चाइना और रूस 2 मजबूत इकानमी के तौर पर खड़े हैं। चीन दुनिया की 50%, कम से कम 50% इंडस्ट्री पर कब्ज़ा कर चुका है। वो बाकी 50% पर कब्ज़े की कोशिश में, और वो कर लेगा। वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी बन चुका है, जबकि हकीकत में वो सबसे बड़ी इकानमी है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का बजट जो तकरीबन $4 ट्रिलियन से ऊपर है सालाना, अमेरिका उसे जनरेट करने बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हर साल उस पर कुछ $1.5-2 ट्रिलियन का इजाफा हो रहा है। और चाइना इतना ही पैसा हर साल अंदर ला रहा है अपने सिस्टम में, और अमेरिका का इतना ही पैसा पीछे जा रहा है। बहरहाल ये लंबी कहानियाँ हैं जो हम उन मुल्कों की तरफ जाएंगे। हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये निज़ाम जो पूरी दुनिया में फ़ेल हुआ, यहाँ तो बड़ी बुरी फॉर्म में है और बुरी तरह फ़ेल हो चुका और अपनी मौत मर भी रहा है। लेकिन लोग अभी तक इसलिए चिमटे हुए हैं कि उनका ख्याल है कि ये अगर लोग ठीक हों तो निज़ाम ठीक चल जाया करता है। देखिए, निज़ाम बड़ा आसान है, कोई भी निज़ाम ठीक तरीके से चलाना। वहाँ जस्टिस हो तो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है। ये बात मुझे जनरल हबील गुल साहब ने बताई थी पहली बार, यानी ये 96 की बात होगी। मेरे अच्छे दोस्त थे। लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है, उसके बाद अमन व अमान की बहाली की वजह से अमीर लोग वहाँ खुद ही आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री कौन सी लग सकती है। सीमेंट फैक्ट्री लग सकती है, यहाँ पे लाइमस्टोन बहुत मौजूद है, टेक्सटाइल है, कॉटन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगेगी। तो ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर वो घर बनाते हैं, सारा बाज़ार चलना शुरू हो जाता है, तरक्की खुद बहुत शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपको डिफेंस चाहिए।
और डिफेंस ना हो तो सऊदी अरब की तरह लुटेरा अमेरिका आ जाता है और उसके सर पर गन पॉइंट रख कर गन पॉइंट पर उनसे सारी चीज़ें ठग लेते हैं। तो अगर डिफेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। अपने जो बाकी यूरोपियन मुल्क है, मुख्तसरन ये बता रहा हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को निकाल लें, कनाडा और स्कैंडिनेवियन मुल्कों को, जिनकी टोटल आबादी को मिलाएं तो 7 करोड़ बनती है, इन सब मुल्कों की मिलाकर सारे वेस्ट के ममालिक में से आपका 85 से 90% पैसा आपके घरों के किराया, बिजली, गैस में चला जाते हैं। और लोगों के पास इतना पैसा बचता है जो पाकिस्तानी साहब मुश्किल से 25,000 रुपये है, जिसमें इन्होंने खाना भी खाना है, कपड़े भी लेने हैं और बहुत सी ऐसी कास्ट हैं, ट्रैवलिंग, ये वो उन्होंने इसमें करना है। तो ये इतनी जो आपको कामयाब डेमोक्रेसी लग रही है वो मैं जो है वो आपके सामने इसलिए रख रहा था कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। वेस्ट जो बड़ी बुरी तरह प्रेशर में आ चुका था, बहुत बुरी तरह लोन्स में फंसा हुआ था, आखिरी बेवकूफ़ी जो इसने की है वो ये है कि जो कोरोना का इन्होंने फ़िल्म चलाने की कोशिश की। मैंने उसमें वीडियोस बनाई थी आज से 3 साल पहले। मैंने कहा कोरोना का फ्रॉड है, इससे बंदे नहीं मरेंगे। मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी बात सही निकली। ये चाइना के हाथ पैर बांधने की भी कोशिश थी, पूरी दुनिया को लॉकडाउन करने की थी, वो बेकार। उससे निकले तो अब इनकी कमर यूक्रेन जंग जो है तोड़ रही है, क्योंकि यूक्रेन जो निकले हैं वहाँ से करोड़ के करीब बंदा वो अकोमोडेट यूरोप को करना पड़ेगा। इसको छोड़ें, ये बातें और हैं। और यूरोप ने एक और जो बहुत बड़ी गलती की है वेस्ट ने, कि वो मज़हब से बाहर निकल आया। मज़हब के 2 फ़ायदे हैं। एक तो फैमिली लाइफ को ये प्रोटेक्ट करता है, जो कि इंसान को के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से माशरे मजबूत बनते हैं और ग्रो करते हैं। उनकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो चुकी है क्योंकि 90% बंदा उनका मज़हब छोड़ चुका है। मैं 90 कम बता रहा हूँ, उनसे ज़्यादा छोड़ चुके हैं। बूढ़े रह गए हैं, बूढ़े मरते जा रहे हैं, उनकी सुनता भी कोई नहीं है। इसके बाद मज़हब के साथ रूहानियत अटैच ऑटोमेटिक होती है। रूहानियत जो आपको बड़े ऊंचे लेवल की ज़हानत देती है। तो जब मुल्क में ज़हानत ऊंचे लेवल की ना रहे तो डल लीडर आ जाए करते हैं जो गलत फैसले करते हैं। इसलिए ये मसला वेस्ट के सब मुल्कों को है और इस मसले का उनके पास कोई हल नहीं है। फैमिली लाइफ ख़त्म होने की वजह से सारी ज़िंदगी बिज़नेस में तब्दील हो चुकी है। मियाँ बीवी उस वक्त तो साथ हैं जब तक उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। जिस दिन बेहतर कंपनी मिली चले गए। बच्चे 16 साल से पहले ही घर छोड़ कर चले जाते हैं। हर बंदा वहाँ तन्हाई के खौफ में मुब्तला है और उसके उनके पास कोई हल भी नहीं है। तन्हाई का खौफ मौत से ज़्यादा होता है। बहरहाल पाकिस्तान में आप ख़ुद जानते हैं कि यहाँ पे जो भी पैसा आता है, मसलन इतनी करप्शन है कि मैं आपको 1000 मिसालें दे सकता हूँ कि ये जितनी भी आपको सड़कें बन रही हैं, जितनी गलियाँ बनती हैं, जितने खंबे लगाए जाते हैं, इसमें 50% से ज़्यादा पैसा सीधा करप्शन में चला जाता है। और बलूचिस्तान में 90%, सिंध में 80%, तकरीबन मैं फिगर आपको दे रहा हूँ। और अगर ये लोग करप्शन को सिर्फ 10% पे ले आएँ तो फिर पाकिस्तान फिर भी जन्नत बन जाएगा। लेकिन ये अल्लाह की फजल से करप्शन को एवरेज निकालें तो 60% पे ले के चले गए। IMF वालों ने पाकिस्तान आज से 3 साल पहले कहा था कि पाकिस्तान में हर साल $80 बिलियन की करप्शन होती है, जबकि पाकिस्तानी माहिरीन ने कहा था उल्लू के पट्टो बकवास कर रहे हो, यहाँ पे $48 बिलियन की हर साल होती। लेकिन उनका फिगर गालबन ठीक था। मुझे पता है कहाँ होती है, ये भी तफसील हमारा मकसद नहीं है। तो हमारे बजट के बराबर करप्शन अल्लाह के फजल से बड़ी आसानी से होती है। और यहाँ पे जो हमारे इलेक्शन लड़े जाते हैं, हर MPA 30-40 करोड़ लगाकर वो इलेक्शन लड़ता है। उसके बाद उसने वही जो उसके इन्वेस्टर हैं उनको अकोमोडेट करते हैं। तो करप्शन की इब्तिदा यहाँ से शुरू हो जाती है। अब जो हमारे सारे बड़े पॉलिटिशियन हैं, इन सब पर ऐसे मुकदमे मौजूद हैं, इनको बासानी फांसी लगाया जा सकता है। और इनकी हिफाजत कहाँ होती है? वेस्ट में। इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जो इनको प्रोटेक्ट करता है।
उन मुल्कों की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को पाँव पर ना खड़ा होने दिया जाए, इस्लामी मुल्कों को, क्योंकि पाकिस्तान उनका बॉडीगार्ड है, और इनके ऊपर ऐसे बंदे लगाए जाएं जो वहाँ करप्शन करके सारा पैसा वेस्ट में ले जाएं, उनके बैंकों में ले जाएं, और ये काम हो रहा है। फिर अब मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी यहाँ इलेक्शन होता है, पिछले जो मैंने 3 हैं वीडियोस, उसमें कोई 30% वोट लेने वाली पार्टी, सीटें लेने वाली पार्टी सबसे बड़ी पावरफुल पार्टी होती है। जब ये आ चुकते हैं तो फिर चौधरी साहबान अपने 10-12 वोट लेकर आ जाते हैं, हमें फ़लाँ वजारतें चाहिए। लगारी साहब अपने 4-5 लेकर आ जाते हैं। मुख्तलिफ लोग अपने अपने ब्लैकमेलिंग उसी दिन से शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद अगर कोई $1 बिलियन ले आए तो आप $1 बिलियन से 200 एक अरब रुपया देकर 200 MNAs को एक साइड पर लगा सकते हैं, और ये 200 जो $1 बिलियन उनके लिए 1 अरब रुपया है। और ये ऐसी रकम है जो चकवाल जैसे शहर में अगर आप 1 अरब चाहें तो कुछ 40 बंदे हैं जो आपको निकाल के दे सकते हैं विदिन अ वीक। तो हमारे मुल्क की ये हैसियत है और ये लानती निज़ाम हमारे सर पर सवार है, और हर दफ़ा यही गेम होती है। फिर जब अब हमारी मजबूरियां भी हैं, क्योंकि 1979 से हम लोग, जब रशियन अफ़गान वार शुरू हुई तो हम अपना स्टीयरिंग अमेरिका के हवाले कर चुके थे। लेकिन उसमें ज़िया साहब ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया कि जंग को लंबा करके, एक तो उसमें एटम बम बना लिया गया, दूसरा उन्होंने एजेंसियों को बहुत मजबूत कर दिया। वो एजेंसियाँ इस काबिल हो गई इस जंग में प्रैक्टिस की वजह से कि पूरी दुनिया को फेस कर सकें। फिर इसके बाद चीज़ें आपके सामने हैं। हमारा अमेरिका पे डिपेंडेंसी इस वजह से भी थी कि हमारे पहले 70% हथियार अमेरिकन बेस थे। हमारा नेविगेशन सिस्टम ही अमेरिका का था, और इसके अलावा हम जो F-16 और दूसरे जहाज़ थे। अब हम खुशकिस्मती से हमारा नेविगेशन और असला जो है कुछ हम खुद बना रहे हैं, कुछ चाइनीज़ बेस का है। तो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब हम अवाम की हालत ये है, इनको इतना बेवकूफ़ बनाया गया है कि पिछले दिनों ये पागल और एक जनूनी आदमी के पीछे लगकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, जिनसी जनूनी। अब वो चीज़ें सारी वीडियोज़ आ रही हैं। उस वक्त हम बातें करते थे, लोग कहते थे गलत हैं। इनको हर दौर में बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और बनाया जाता रहेगा, क्योंकि ये निज़ाम ही ऐसा है कि अगर आप PhD से वोट लेंगे और एक गधा घोड़ा चलाने वाले रेड़ी वाले से लेंगे, उनकी वोट की एक वैल्यू है। तो हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी हैं। दूसरा ये है कि मगरब वालों ने हमें हमारे ख़िलाफ़ जो जंगें शुरू की, उसमें प्रॉक्सी वार भी थी। जंग 3 माज़ों पर होती है: मैदान की जंग, इकानमी की जंग और कल्चर की जंग। मैदान की जंग हथियारों की जंग होती है, वो हम सब लोग जानते हैं। दूसरी इकानमी की जंग है। हर जंग के पीछे इकानमी की जंग रही है शुरू से लेकर अब तक। लेकिन मतलब जब रूस हारा था 1990 में, तो उसको हथियारों की कमी ने नहीं बल्कि उसको पैसों की कमी ने हराया था। तो इस वजह से वो हारा था। उसके बाद ये अमेरिका की तबाही की वजह भी और पसपाई की वजह भी यही पैसों की कमी थी। अब लेकिन इस दौरान क्या हुआ है हमारे साथ, वो ये है कि हम जो कहते थे हमें मौलवी साहबान चाहिए, वो एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया कि हमें दम दरूद वाले मौलवी साहबान चाहिए थे। बम बरूद वाले मौलवी साहबान आ गए इस दौरान, और हर तरफ वो फैल गए थे। बहरहाल चंद एक चीज़ें जो मैं आपको बुनियादी तौर पे बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि 97% मीडिया जो अमेरिका की डिज़नी कॉरपोरेशन और ABC कॉरपोरेशन ये कंट्रोल कर रही थी अब से 30 साल पहले तक, अब कुछ उनके हाथ से निकला है, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। ये प्रॉक्सी वार का हिस्सा है।
तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा कल्चर भी ख़राब कर दें, लेकिन इस्लाम का कल्चर एक बड़ा मजबूत कल्चर है और पाकिस्तानी अपना कल्चर, हर मुल्क का 30% अपना कल्चर होता है, तो 70% इस्लाम का कल्चर होता है तकरीबन। इसी ने हमें एहसास कमतरी का शिकार बनाया गया। जो लॉर्ड मैकाले ने आकर 1841 में जो उनको बताया था कि कौम को एहसास कमतरी मुब्तला कर दो, तो ये खुशी से हमेशा हमेशा की ग़ुलामी कबूल कर लेती है। तो हमें इसमें शुरू किया गया, हमें इसमें फंसा दिया गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी जो दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है, वो मुकाबला कारी इस चीज़ का। हमारा निज़ाम गोफेल हो चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक वहाँ पे खड़े हैं। फिर हमने इस्लाम में प्रायोरिटी अल्लाह को देनी है, असबाब को नहीं देनी है। और जो भी निज़ाम बनेगा, मगरिब का निज़ाम चूँकि इंसानों का बनाया हुआ था, वो ज़िंदगी को कामलियत के साथ देखकर कोई चीज़ भी नहीं बनाई गई थी। दीन इस्लाम की ये सिफत है कि ज़िंदगी को कामलियत के साथ देखकर फिर वो बात करता है। तो ये निज़ाम ही मुकम्मल लॉन्ग लास्टिंग है। अब हम सही निज़ाम की बात करें, वो कुछ इस तरह है कि हमारा जो हम एक आम आदमी से वोट लिया जाता है, तो आम आदमी को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है कि आप जो चाहें, जिस तरफ चाहें उसे ले जाएं। तो इनसे इस तरह वोट, कोई कभी फ़िरका वारियत की बुनियाद पर, कभी इलाक़ियत, लसानियत, इनमें अवाम घिरे हुए हैं, उनकी बुनियाद पर वोट लिए जाते रहे। तो राह सा जो उम्मीद थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। जो सही निज़ाम है, जो मैंने इस पे वर्क किया है और उसमें मैंने अफ़गानिस्तान के निज़ाम को देखा, वो निज़ाम बज़ाहिर बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस्लाम में जबर नहीं है। ज़बरदस्ती पर्दा कराना, ज़बरदस्ती दाढ़ी रखाना, लड़कियों को घरों में बंद करना, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उन हदूद को मत तोड़ें जो दीन बता रहे हैं। तो ईरान ने भी कुछ काम किया है, लेकिन उनका काम अफ़गानिस्तान से ज़्यादा कमज़ोर था। तो हमें 1 लाख ऐसे बंदे सबसे पहले तैयार करने होंगे जो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे किए जाएंगे, जिनमें तकरीबन कोई 100 शोबा ज़िंदगी के माहिरीन होंगे, जिनमें आप दीन के स्कॉलर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, आईटी के माहिरीन होंगे, मेडिकल के, हर अहम शोबा ज़िंदगी के 1 लाख के करीब बंदे लिए जाएंगे। और इन बंदों की बड़ी सख्त ट्रेनिंग की जाएगी। ये उसी तरह होगी जिस तरह आप एकेडमी में कराते हैं या CSS की तैयारी के लिए जो कुछ होता है, हमें उनको बड़ी सख्त ट्रेनिंग कराई जाएगी और उन्हें आजकल के हिसाब से तकरीबन 1 लाख रुपया तनख्वाह भी दी जाएगी। ये लोग, इनको अपना कोई दूसरा जॉब वगैरह करने की इजाज़त होगी, लेकिन महीने में 2 मीटिंग्स ये ज़रूर अटेंड करेंगे, जिनमें एक आध जो होगी इसी से रिलेटेड होगी। कम से कम इनको उनका अलहदा फ़ंड दिया जाएगा और इनकी जो पेंशन होगी वो आधी होगी इससे तकरीबन। मैं ये रफली बातें कर रहा हूँ, उस वक्त महंगाई के हिसाब से आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर इन 1 लाख जो बाकिरदार और सही किस्म के लोग, इनको इलाके के लोग सेलेक्ट करेंगे अपने अपने इलाके से। हम अपने इलाके के सब लोगों के वाकिफ़ हैं। ये पाकिस्तानी कल्चर का एक फ़ायदा है कि आप किसी बंदे का नाम दे दें, इसके बाप दादा के भी वो वाकिफ़ होते हैं कि इसका बाप क्या करता रहा, इसका दादा क्या करता रहा, इसने कितनी करप्शन की है, किस फार्म में की है, ये ठीक है, किस हद तक ठीक है। उसके बाद हम इन्हीं लोगों में से 2000 लोग आगे जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे। ये 2000 लोगों की तनख्वाह उससे तकरीबन डबल होगी। ये 2 लोगों को अपना कोई ऐसा काम करने की नहीं होगी जो रेगुलर ये जाएं। इनकी तनख्वाह 2 लाख रख लें, 2.5 लाख रख लें। उसके बाद इनकी पेंशन भी दूसरों से ज़्यादा होगी। फिर
इन 2000 जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के ये भी लोग होंगे। उसके बाद हमें इनमें से 7 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ये 7 लोग जो होंगे, ये शूरा होगी, ये एक आदमी को सिलेक्ट करेंगे। इन तमाम लोगों को एक बड़ी सख्त किस्म की, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे ज़्यादा अहम दीन की होगी। हालांकि बुनियादी तौर पर दीन बेहद आसान है। 10% दीन इखलाक हो, आम लोगों को समझाने के लिए कि ये इखलाकों, इबादत और ईमानियात है 10%। 90% इखलाक व मामलात हैं। लेकिन आगे डिटेल में इनको जो बातें हैं वो सारी बताई जाएंगी। इखलाक व मामलात जिसमें मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं और दीन को एक खाली डब्बा बना दिया गया। हमने वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ी हैं, हमने इसको आगे प्रायोरिटी देनी है। फिर ये लोग जिनकी ट्रेनिंग की जाएगी, यही लोग वोट देंगे। 1 लाख बंदों की वोटिंग से फिर 2000 से 7 बंदे, 7 के बाद सरबराह ममलकत का इंतखाब किया जाएगा। फिर जब कोई इनमें से कोई भी बंदा अगर किसी गैर इखलाकी या गैर कानूनी सरगर्मी में मुब्तला होगा तो उसकी रुकनीत कैंसिल कर दी जाएगा, नीचे से बंदों को ऊपर लाया जाएगा। तो ये जो लोग होंगे, ये जो भी वोटिंग करेंगे, इनको पूरा शऊर होगा कि ये बंदे किसको वोट दे रहे हैं और कौन बंदा आगे आ रहा है। आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी टेक्निकल हो चुकी है कि आप किसी भी हालत में ये समझ नहीं सकते हैं कि मुल्क कहाँ पे खड़ा है। आम बंदा कभी भी नहीं समझ सकता है, ना आम आदमी के पास इतना टाइम है। इस्लाम वैसे भी बेवकूफ़, इल्म वाला और बगैर इल्म वाले का फ़र्क कुरान पाक में वाज़े करता है। तो हमें इन लोगों को ही करना पड़ेगा। इनकी तादाद अगर मैं 1 लाख कह रहा हूँ तो आप इसे 50,000 पर भी ला सकते हैं, 1.5 लाख 2 लाख पर भी ले जा सकते हैं। लेकिन बुनियादी ढांचा ये होगा। और ये लोग कहेंगे कि हमें कौन सा इस्लाम चाहिए। ज़िया साहब के आगे ये थोड़ा मारा गया। भाई 80% चीज़ों पे इस्लाम के सब फ़िरके, सब जो फ़िके हैं, सब फ़िरके इत्फाक़ करते हैं। 80% पे किसी को कोई डाउट नहीं है। जो कुरान में कानून मौजूद है उनसे कोई किसी का भी कानून टकराता नहीं है। 20% आप तलाक अपने तरीके से दे लें, वो अपने तरीके से दे लें। ये वक्त के साथ साथ इन सब चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने इसी दलदल में रहना है जो डेमोक्रेसी आपको फंसा रही है, जिसमें लोगों को, बलोचों को बताया जाता है कि पंजाबी हरामी, और कराची में चले जाएं आपके साथ क्या हुआ, किस बुनियाद पे हुआ। वजह इंसाफ ना होना थी, लेकिन आपके सामने है जो कुछ हुआ। तो मुख्तसरन मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। इसके बाद मैं सिर्फ चंद एक चीज़ें और बताएंगे। पाकिस्तान वसाइल के हिसाब से दुनिया में इस वक्त नंबर 1 है। आपके पास ग्वादर पोर्ट जो है वो शायद 10% इसका बनती है। जब ये एक्टिव होगी, जो 2032 में इसका, पहले इनका 28 तक प्लान था कि ये एक्टिव हो जाएगी, उस वक्त सिर्फ 1 लाख ट्रक आया जाया रोज़ करेंगे। तो उन्हीं से आप निकालें तो आपको तकरीबन कोई $10 बिलियन से ज़्यादा की आमदनी इस तरीके से होगी। लेकिन इसके अलावा क्या क्या होगा, होटलिंग और दूसरे टैक्सेस, उनका हिसाब नहीं लगाया गया। तो लेकिन आपके पास जो $200 ट्रिलियन यानी 2 लाख अरब डॉलर की मादनियात हैं, जिनके ऊपर मैंने 15 साल सर्फ किए हैं इनको मालूम करने में, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ओपन होती जा रही हैं, उनको भी बचाना है। और वो हमें 500-700 साल तक खुला खर्चे के बाद भी हमें वो किसी कमी का शिकार नहीं होने दें। गंदम में हम खुद, खाने में, हर चीज़ में हम खुद कफ़ील हैं। तो अल्लाह के फजल से हमारे पास सब कुछ मौजूद है। तो मैंने मोटे तौर पर आपको निज़ाम का बता दी है। उसके अब कुछ देर के बाद हम सवाल जवाब की नशिश शुरू कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।